नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्यनामा पर। अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 22 की ओर। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब, जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण, टिमटिमाती हुई, सरासारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार ले देता था। क्यों सुधा, मन की राह भी कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं, चंदर बोला। अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्या यह हाल होता। मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा आम। अरे आम, अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहां से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ कि तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन को बाहों पास ढीले कर तुम्हें चिरमुक्ति तो मैं ना दे पाऊंगी। तो भला बंधन ही क्यों दो बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाजा खटका और गेसु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला गया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूं तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियाइन उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेले बैठी थी। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा, कहीं गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पाँव को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खाई हुई चीज मिल गई क्या? कोई? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की बात क्या, कहो तो वह चीज ही तुम्हें दे दूं। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली। उनके दिल में तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेप कर मुंह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास ले आई। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, बर्फ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा लाल दो, कल सुबह रुमाल सी दूं तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स में से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज।
एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है कि मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा दी। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजन सोने वाली थी। सुधा एक तख्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी ही है, चंदर ने छेड़ा। अरे, मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछूं? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले ये बोले कि चंदा से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती। तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुराफातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था। सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ, याद है। खैर, तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं ही करनी है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे, तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, चल दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ बैठा। लो, दूध पी लो। सुधा बोली, दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लगी है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रख कर कहा, ब्याह? ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष सी झुक कर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचोली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट रह गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर,
अपने चंदर की बुराई से लड़ लिए, अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। उसने अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम ही खोकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भून रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग और पूजा या घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं, मैं भी क्या करूं चंदर। मैं यह जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर सकती। एक अजब सा नरक है मेरा जीवन भी। लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल मत छोटा करो, एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे दो, जितने ऊंचा उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूं, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित, तो तुम ऐसा कभी न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई चंदर, उसकी अपूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम ही मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह न करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी कभी, कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी, नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है। लेकिन खैर, अच्छा यह बताओ तुम दिल्ली कब जाओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में जाऊंगा, गर्मियों में यहीं रहूंगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहांपुर आऊंगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे। ढेर के ढेर बेले और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वहीं के वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतर्वासक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूंगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिक गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गुथ रहे गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर सदा स्नाता सुधा के भीगे केसों से गीले मोती चू पड़ते थे। कृष्ण काय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा के श्रद्धान्वित बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी घुलता जा रहा है। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदन ने प्रणाम कर लिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को, या नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं, हाँ तुम, और कौन, मेरे तो दूसरा न कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर
झुकाकर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली। अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधी मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदन ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी। उबकाई आ गई है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदन ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाफसी सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना छलक गया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? या तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराहती रही। चंदन ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदन ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला हो गया। चंदन चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल खाए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदन से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसों ने खबर दे दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रहीं। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लान पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था, वह जैसे कैलाश की छां ने ही ग्रस्त कर लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्हें कैलाश को भी दावत दी, क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर को खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सकें। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छूकर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश।
और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौट कर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा है। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिक कर खड़ी रो रही थी। महाराजी ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 23 में।